कहानी है मोहन भवन की, जहाँ पर मोहन जी का राज चला करता था। हर कोई बस उन्हीं के हिसाब से रहा करता और उनकी सारी बातें माना करता था। उनकी पत्नी नंदिता भी उनसे बहुत ज्यादा डरा करती थी। ऐसे ही एक दिन मोहन अपनी पत्नी नंदिता को जोर से आवाज लगाते हैं। नंदिता, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है ना कि मुझे सुबह के ठीक 7 बजे चाय चाहिए होती है और अभी तक मेरी चाय नहीं आई है। इतना समय लगता है क्या काम करने में? तभी नंदिता यानी कि कोमल और प्रिया की सास भाग भाग कर अपने पति मोहन के पास चाय लेकर आती हैं और कहती हैं, चाय ला ही रही थी जी, वो गैस सिलेंडर खत्म होने वाला है तो गैस थोड़ा धीरे चल रही थी इसलिए समय लग गया। हम घर के मर्द तो बाहर जाकर कमाते हैं, तुम 3 औरतें हो घर संभालने वाली, लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी बातें याद नहीं रखती। अभी बता रहा हूँ, तीनों औरतों को खाना नहीं मिलेगा अगर नया सिलेंडर आने से पहले गैस खत्म हो गया तो। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, राजू सिलेंडर वाले को पहले ही बोल दिया है कि हमारे लिए सिलेंडर निकाल कर रख लेगा, गैस खत्म नहीं होगी जी। अब ऐसा ही होता है। वही कोमल और प्रिया के पास जब नंदिता जाती है तो उन्हें इतना उदास देखकर कोमल और प्रिया ने कहा, माँ जी, ससुर जी आपको इतना सब कुछ क्यों कहते हैं? अगर आपकी देखा देखी हमारे पतियों ने भी हमारे साथ ऐसा बर्ताव करना शुरू कर दिया तो हम क्या करेंगे? नहीं नहीं बहुओं, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दी है, वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। बस तुम्हारे ससुर जी फौज से रिटायर हुए हैं ना, इसलिए समय को लेकर थोड़े सख्त हैं, बाकी दिल के वो बहुत अच्छे हैं। माँ जी, हम दोनों को ही शादी करके इस घर में आए हुए लगभग 4 से 5 साल हो चुके हैं। आज तक हमने उनका सख्ती वाला व्यवहार तो देखा है, लेकिन कभी प्यार नहीं देखा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन प्रिया और उसके पति अरुण की शादी की सालगिरह थी। सब लोगों ने घर को बहुत अच्छे से सजाया हुआ था और घर में मेहमान आए हुए थे। तभी एक मेहमान ने खाना खाते हुए रायते की बुराई कर दी। खाना तो बहुत अच्छा है वैसे, लेकिन रायते में अगर अनार के दाने होते तो और मजा आ जाता, थोड़ा VIP वाला फीलिंग आता है भाई साहब। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक बोली, अगली बार से इस बात का ध्यान रखेंगे हम। सभी लोग खाना खाकर चले जाते हैं। अरुण का ना जाने क्यों दिमाग घूम जाता है और वो सब मेहमानों के जाने के बाद अपनी पत्नी पर गुस्सा करते हुए कहता है, प्रिया, क्या तुम रायते के अंदर अनार के दाने नहीं डाल सकती थी? बेकार में हम लोगों ने इतना पैसा लगाया और इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी कमी रह गई ना। आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बस रायते के अंदर अनार के दाने नहीं डाले और उस बात पर आप मुझे सबके सामने सुना रहे हैं, वो भी हमारी शादी की सालगिरह के दिन। अरुण, ये क्या तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? भाभी, आप तो हमारे बीच में मत ही बोलिए, आप तो वैसे भी कोई भी काम समय से करती नहीं है, और फिर जब पापा आप सब लोगों को सुनाते हैं तो आपको बुरा लगता है। अरुण ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर कोमल ने दिलीप से कहा, देख रहे हैं आप अपने भाई को किस तरह से बात कर रहा है, आप उसे समझाते क्यों नहीं है? क्या गलत बोल कर गया वो? एक छोटी सी बात के लिए बेकार में इतना तमाशा हो गया। अरे घर में फलों की कमी है क्या? बच्चों के लिए तो फल आते रहते हैं। तुम्हें भी इतनी अक्ल होनी चाहिए कि जब हम शादी ब्याह में जाते हैं तो रायते के अंदर कुछ फलों के दाने भी डाले जाते हैं, इससे स्टेटस का पता चलता है। कोमल की आंखों में आंसू भर आए और दिलीप भी वहाँ से गुस्से में चला गया। मोहन तो वैसे ही घर घर आते हुए गुस्से में नंदिता को देख रहा था। अब कोमल और प्रिया रसोई में सारे जूठे बर्तन उठाकर रख रही थी। तभी नंदिता वहाँ आई और बोली, मुझे माफ कर दो बहुओं, मैंने ही तुम लोगों से कहा था कि मेरे पति के व्यवहार का असर मेरे बच्चों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन आज जब मैंने अपने दोनों बेटों की हरकत देखी तो मुझे समझ में आ गया कि अगर मैंने सही समय पर आवाज उठा दी होती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। माँ जी, आपको खुद को कसूरवार ठहराने की जरूरत नहीं है। हम तो जानते थे कि अगर आपके ऊपर बातें उठ रही हैं तो एक दिन हमारे तक भी जरूर आएंगी। बस अब बहुत हो गया, अब वक्त आ गया है कि घर की बहुएं मर्दों के मुंह बंद कर दें, उन्हें बता दें कि औरत अपनी पहचान और इज्जत रखती है। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम आखिर क्या कर सकते हैं? उन्होंने हमें सुनाया और वो यही उम्मीद करेंगे कि हम सब कुछ भूल जाएं। पहले तुम्हारे ससुर जी भी मेरी बिल्कुल नहीं सुनते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे सुनाना शुरू किया। मैंने उन्हें पलटकर जवाब नहीं दिया और तब से उन्हें सुनाने की आदत लग गई। अगर कोई भी बात हमारी इज्जत को ठेस पहुंचाए तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जो मैं नहीं कर पाई वो तुम दोनों करके दिखाओ और इस घर के मर्दों के मुंह सीधो। अब ऐसा ही होता है। अगली सुबह कोमल और प्रिया अपने अपने पतियों को नहीं जगाती है और न ही उन लोगों के लिए उनकी पसंद का नाश्ता बनाती है। उन्हें जो समझ आया उन्होंने बनाकर रख दिया। जैसे ही सब लोग नाश्ते की टेबल पर आए तो दिलीप बोला, ये क्या है कोमल, तुमने मेरा नाश्ता बनाकर क्यों नहीं रखा? तुम्हें पता है ना मुझे आज के दिन आलू प्याज का पराठा खाना था, यही मेरा शेड्यूल था। और मेरे ड्राई फ्रूट्स का है, रात के भीगे हुए ओट्स के साथ। हम दोनों ने आपसे शादी की है, हम आप दोनों की कोई पर्सनल असिस्टेंट नहीं है जो आपके ऑर्डर देते ही सामान तैयार करके रख दें। आज तक हम जो भी कर रही थी सिर्फ आपके प्यार और इज्जत की वजह से कर रही थी। इज्जत तो कल आप लोगों ने हमारी करनी बंद ही कर दी, तो अब जो प्यार है उसकी थोड़ी सी मर्यादा रखिए। अगर कुछ चाहिए तो खुद उसकी तैयारी कीजिए, वरना इस घर में आपको वही मिलेगा जो हमने बनाया होगा।
दोनों ही मर्दों का मुंह बंद हो गया और वो बिना कुछ बोले गुस्से में काम पर चले गए। उन्हें ऐसा लगा कि शाम तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं मोहन भी ये सब कुछ देख रहा था। शाम को जब सभी लोग खाने पर आए तो बहुओं ने और नंदिता ने मिलकर दाल चावल बनाए हुए थे। जैसे ही नंदिता ने मोहन को दाल चावल परोसे तो मोहन ने गुस्से में कहा, ये क्या है नंदिता, मेरी थाली में दाल चावल क्यों परोस रही हो? तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे दाल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मोहन को लगा था कि नंदिता को वो डांटेगा तो कोमल और प्रिया के अंदर जगा हुआ हौसला भी टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन मोहन की बोलती तो तब बंद हो गई जब नंदिता ने तुरंत ही उसे जवाब दे दिया, देखिए, रात के समय हल्का खाना खाना चाहिए। वैसे भी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। मेरी बहुओं में इतनी ताकत नहीं है कि वो केवल 2-3 तरह की सब्जी इस गर्मी में अकेले रसोई में खड़े होकर बनाए, और मुझसे अब रसोई का काम होता नहीं। तो घर में दाल चावल बने हैं, अगर आपको खाना है तो आप खा सकते हैं, वरना अपना इंतजाम खुद कीजिए। ये कैसी बातें कर रही हो नंदिता, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरी हड्डियां दर्द करती हैं, इसलिए आपकी सुबह की 7 बजे की चाय के लिए मुझे 6 बजे उठने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह आपकी नींद 5:30 बजे खुल जाती है जब आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, तो आते हुए खुद ही अपने लिए दूध लेकर आए कीजिए और बिना मेरी बहुओं को परेशान किए खुद चाय बनाकर पी लिया कीजिए। पहली बार नंदिता ने अपने पति के खिलाफ आवाज उठाई थी। मोहन का तो इससे मुंह ही बंद हो गया। वहीं दिलीप और अरुण को भी अपनी गलती का एहसास हो गया कि केवल मर्द होने से इज्जत नहीं मिलती, बल्कि सामने वाले को इज्जत देनी भी पड़ती है। कोमल, मुझे माफ कर दो, कल मैंने जो भी कहा वो बहुत गलत था। मुझे समझ आ गया कि घर सिर्फ हमारे ऑर्डर देने से नहीं बल्कि एक दूसरे की इज्जत करने से चलता है। हाँ प्रिया, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया। आज के बाद मैं कभी तुम पर इस तरह गुस्सा नहीं करूंगा। आज से हम दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियां संभालेंगे। चलिए, देर से ही सही, आप दोनों को अपनी बात समझ तो आई। उस दिन के बाद से घर का पूरा माहौल बदल गया। मोहन को भी कुछ चाहिए होता तो वो बड़े प्यार से नंदिता से मांगता। कोमल, प्रिया और नंदिता ने अपनी समझदारी और हिम्मत से घर के मर्दों का मुंह हमेशा के लिए सी दिया था, और अब सब मिलकर बेहद खुशहाल जीवन जी रहे। अरे गजोदर काका, होली आने में अभी 1 हफ्ता बाकी है, लेकिन अभी से इतनी भयंकर गर्मी होने लगी है कि पूछो ही मत। अरे हमारा गांव पूरी दुनिया में सबसे गरीबों का गांव माना जाता है, इसलिए शायद भगवान भी हमसे रूठे ही रहता भैया। हम गरीब किसानों के पास एक फसलें तो होती हैं, पैसा कमाने का जरिया, उसकी भी हालत बुरी होती जा रही है। वो दोनों आपस में अपने खेतों के किनारे सब बातें कर ही रहे थे कि तभी गांव के कुछ नौजवान उनके पास आए। अरे रमेश भैया, गजोदर काका, चलो ना चलते हैं, जंगल से कुछ लकड़ियां काट लाते हैं। होली आने वाली है और अभी तक हमने होलिका नहीं लगाई। अरे बेटा, अभी तो 1 हफ्ता बाकी है, लेकिन तुम लोग कह रहे हो तो चलो चलते हैं। गजोदर काका गांव के लड़कों के साथ जंगल की तरफ लकड़ियां काटने के लिए बढ़ने लगे। चलते चलते वो लोग गांव के बाहर एक घने जंगल के बाहर पहुंच गए। चाचा, हमारे गांव में तो पेड़ पौधे ज्यादा बचे ही नहीं, इस जंगल से ही लकड़ियां काट लेते हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से इंद्रदेव हमसे नाराज चल रहे। ना कोई फसल ढंग की हो रही है और ना ही पेड़ पौधे ठीक से जी पा रहे हैं। वो लोग उस जंगल के अंदर घुस गए और पेड़ काटने लगे। तभी वहाँ पर अचानक कुछ कबीले वाले आ गए और कबीले का सरदार भी वहीं मौजूद था। कौन हो तुम लोग? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल के पेड़ काटने की? खुद तो तुम लोग पेड़ काट डालते हो, और जब जंगलों में हम पेड़ बचा कर रखते हैं वो भी काटे डाल रहे हो। कबीले वालों, खत्म कर दो इन लोगों को। गांव वाले उन्हें देखकर डर गए, क्योंकि वो सब बहुत खतरनाक लग रहे थे। अरे भाई साहब, 1 हफ्ते बाद होली आने वाली है, ये लकड़ियां हम लोग होलिका दहन के लिए ले जा रहे हैं। ये पूरा जंगल हमारा परिवार है, कोई इस जंगल की एक पत्ती तक तोड़ कर ले जाता है ना तो हम उसे बख्शते नहीं है। सरदार, इन्होंने हमारा पेड़ काटा है, इसलिए अब हम इन्हें काट डालेंगे। रुक जाओ, हमारे दिल में जब इन पेड़ पौधों के लिए इतना प्रेम है तो इंसानों के लिए भला क्यों नहीं होगा। 1 हफ्ते बाद होली आने वाली है, और होली वाले समय पर इन लोगों के साथ हम इतना बुरा नहीं कर सकते, लेकिन तुम लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कैसी कीमत सरदार? तुम लोगों को हर घर में जितना भी अनाज है, जितना भी धन है, सब लाकर मेरे सामने रखना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाचा, हम गांव वालों की हालत वैसे भी बहुत खराब चल रही है। 2 साल से बारिश नहीं हुई, इसलिए हमारे पास थोड़ा सा ही अनाज बचा है। वो भी अगर हम आपको दे देंगे तो हमारे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, और धन तो हमारे पास बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, तो मेरे पास दूसरा रास्ता भी है, तुम सब अपनी अपनी बलि दे दो। अरे नहीं नहीं सरदार, हमारे घरों में जितना भी अनाज है वो सब आपको लाकर अभी देते हैं। चलो बच्चों। तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है क्या? तू यहीं मेरे पास रुकेगा और मेरे आदमी तेरे आदमियों के साथ तेरे गांव जाएंगे। तुम लोग इन गांव वालों के साथ जाओ और जितना भी राशन मिले सब ले आओ। 1 गेहूं का दाना तक नहीं बचना चाहिए इनके पास। जी सरदार। गजोधर काका बेचारे वहीं फंस गए, और कबीले वाले गांव वालों के साथ सबके घर गए और हर घर से सारा अनाज उठा कर ले आए। उसके बाद सरदार ने गजोधर काका को छोड़ दिया और सभी लोग वापस अपने गांव लौट आए।
रात में जब गजोधर काका अपने घर गए तो उनके बेटे बहू बहुत परेशान हुए। पिताजी, वो अजीब लोग कौन थे जो हमारे घरों से हमारा सारा राशन उठा ले गए? अब हम लोग खाएंगे क्या? होली का त्योहार कैसे मनाएंगे? गजोधर ने सारी बात अपने बेटे को बताई। उसके बाद उसकी बहू ने कहा, पिताजी, आप लोगों को दूसरों के जंगल से लकड़ियां काटने जाना ही नहीं चाहिए था। खैर, जो भी हुआ जाने दीजिए, सब कुछ ऊपर वाले के हवाले छोड़ देते हैं। ऊपर वाला चाहेगा तो हम लोग होली भी मना पाएंगे, नहीं चाहेगा तो नहीं मनाएंगे। वैसे जो भी हुआ अच्छा हुआ, कम से कम इसी बहाने ऊपर वाला हमें अपने पास तो बुला लेगा। सारी झंझटें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। उस रात पूरा गांव भूखा ही सोया, क्योंकि किसी के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। ऐसे ही समय बीतता रहा और होलिका दहन वाला दिन आ गया। सारे गांव वाले दोपहर को एक साथ इकट्ठा हुए। वहाँ पर गांव की सभी औरतें भी मौजूद थीं। काका, ऐसा करते हैं, हम गांव वालों के पास जितनी भी पुरानी साड़ियाँ, पुराने कपड़े, बोरी, कागज, ये सब कुछ इकट्ठा करते हैं और गांव के बीचों बीच रख देते हैं। उसके बाद गोबर के उपले हम लोग बना लेंगे। ये सब मिलाकर होलिका बन जाएगी शाम तक। अगर मेरी बात आप लोग को सही लगे तो ऐसा कर सकते हैं। पिताजी, ममता बिल्कुल सही कह रही है। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सही कह रही हो बहू, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा कोई साल नहीं गया जब हमने होलिका दहन नहीं किया। अगर इस बार नहीं करेंगे तो अपशकुन हो जाएगा। पतझड़ में पेड़ों से जो पत्ते झड़ गए थे वो सब गांव वालों ने इकट्ठा किए। कुछ बोरे इकट्ठा किए और शाम तक होलिका बनकर तैयार हो गई। फिर रात में सभी गांव वाले एक साथ इकट्ठा हुए और गजोधर काका ने अपने हाथों से होलिका दहन किया। ये सब कुछ उन कबीले वालों में से एक लड़के ने देख लिया। पिछले एक हफ्ते से इस गांव में आखिर चल क्या रहा है? मुझे ये बात सरदार को बतानी होगी। कबीले वाला भागता हुआ सरदार के पास गया। सरदार, लगता है हमने उन गांव वालों को कुछ ज्यादा ही सजा दे दी। वो बेचारे सच में बहुत गरीब है। जब से हम उनके घर से अनाज उठाकर लाए तब से एक हफ्ते से खाना नहीं खाया उन लोगों ने। होलिका दहन उन लोगों ने अपने पुराने कपड़े जलाकर मनाया है। इतने पत्थर दिल तो हम नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? उस गांव की हालत सच में इतनी बुरी है? हाँ सरदार, मैं पिछले एक हफ्ते से उन गांव वालों को देख रहा हूँ। बेचारे बहुत परेशान हैं। बिना खाना खाए पिए कैसे रह रहे होंगे वो लोग? जब हम इस प्रकृति से, इन पेड़ पौधों से, अपने जंगल से, पूरी सृष्टि से इतना प्रेम करते हैं तो भला उन गांव वालों के साथ हम इतना बुरा कैसे कर सकते हैं? सभी कबीले वालों को इकट्ठा करो। मैं एक तांत्रिक प्रक्रिया करने वाला हूँ। जल्दी बुलाओ सबको, इससे पहले कि उनकी होलिका की आग ठंडी पड़ जाए। कबीले के सरदार ने अपने कबीले वालों के साथ मिलकर उस जंगल में ही तंत्र करना शुरू किया। बीचों बीच अग्नि चल रही थी और सरदार मंत्र पढ़ रहा था। हे होलिका माँ, हे लक्ष्मी माँ, हे इंद्रदेव, आप तीनों देवी देवताओं को मिलकर उन गांव वालों के जीवन में उल्लास वापस लाना होगा। जब वो आग थोड़ी देर बाद बुझ गई तो उसकी राख उठाकर सरदार ने अपने उसी आदमी को दे दी। इस राख को ले जाकर उस होलिका के अंदर डाल दो। याद रहे, किसी की नजर तुम पर नहीं पड़नी चाहिए। जल्दी जाओ, वरना होलिका की आग ठंडी पड़ जाएगी। वो कबीले वाला तंत्र की हुई राख लेकर गांव में गया। उस आदमी ने सारी राख होलिका में डाल दी और वहाँ से चला गया। अगली सुबह सभी गांव वाले एक बार फिर से एक साथ इकट्ठा हुए और सभी एक दूसरे को होली की बधाइयाँ देने लगे। अरे, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं चाचा। होली की मुबारकबाद हो। आपको भी बेटा। सभी गांव वालों को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं स्वयं को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। पिछले एक हफ्ते से मेरा गांव भूखा है। आज होली के दिन न हमारे पास रंग है और न ही खाने के लिए गुजिया। गुजिया तो छोड़ो, एक रोटी तक नसीब नहीं है आज। तभी अचानक आसमान से धीरे धीरे धूप गायब होने लगी और आसमान धीरे धीरे काला पड़ता गया। अगले पल ही आसमान में जोरदार बिजली कड़की। तभी अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। लेकिन वो बारिश साधारण नहीं थी, बल्कि रंग बिरंगी थी। उन गांव वालों पर रंग बिरंगा पानी बरसने लगा। उस रंग बिरंगे पानी से खेतों की फसलें लहराने लगी। जिन पेड़ों से पत्ते झड़ गए थे और उनमें फिर से हरियाली लौटने लगी। अरे, ये बरसात साधारण नहीं है। आज तो अपने गांव में जादुई रंगों की बरसात हो गई। लेकिन ये सब हुआ कैसे? तभी वहाँ पर कबीले वाले आ गए। काका, मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं था कि आप लोग इतने ज्यादा परेशान होंगे। अब आप लोगों को कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। चलिए हम सब मिलकर इस रंगों की जादुई बारिश में होली खेलते हैं। सबने जमकर होली खेली और उस दिन के बाद उस गांव से सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो गई।